हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सदिशों का संयोजन। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर्स या 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था सदिश क्या है, सदिशों के प्रकार क्या है, सदिशों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा कि सदिश संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, जैसे इकाई सदिश का पूरा निचोड़ हमने उसके अंदर डाला था वीडियो के अंदर कि इकाई सदिश क्या है, इकाई सदिश किस काम में आता है, इकाई सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है। समान सदिश या तुल्य सदिश बोल दो, असमान सदिश बोल दो, विपरीत सदिश बोल दो, समांतर सदिश बोल दो और प्रति समांतर सदिश बोल दो, समांगी सदिश बोल दो। जितने भी सदिश थे हमारे पास उन सबको हमने डिस्कस किया था। आज जो अपना टॉपिक है वह है सदिशों का संयोजन। सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, 2 सदिशों को जोड़ के तीसरा सदिश प्राप्त करना, मतलब परिणामी सदिश प्राप्त करना। अब जोड़ना कैसे है, सबसे बड़ी बात तो यह है हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते इसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ रूल है, 3 रूल हमें याद रखने पड़ेंगे, 3 नियम। सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम, सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम और सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि त्रिभुज का नियम क्या कहता है, सदिशों के योगफल का या सदिशों के संयोजन का ये त्रिभुज नियम क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल सा लो है। तो देखो हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे पढ़ते हैं इसको। सीधा सा लो है, मान लो आपके पास में कोई 2 सदिश है, ठीक है, उनको मैं त्रिभुज की कोई 2 क्रमागत भुजाएं मान लेता हूँ। त्रिभुज में टोटल 3 भुजाएं होती है। क्रमागत भुजाएं का मतलब जिधर से आप चल रहे हो ना, ऐसे आगे चलते जाना है। तो उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो उन दोनों सदिशों के परिणामी को बताती है। परिणामी का मतलब कि उन दोनों सदिशों ने मिलके कितना प्रभाव उत्पन्न किया। जैसे कि मान लो मेरे पास में एक 2 न्यूटन का बल है और एक 3 न्यूटन का बल है, तो यहाँ पे आंसर मेरा 5 न्यूटन भी आ सकता है और 5 न्यूटन नहीं भी आएगा। हमेशा 5 न्यूटन नहीं आएगा। 5 न्यूटन तो तब आएगा जब दोनों बल एक ही दिशा में लगेंगे, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन। बट मैंने कह दिया कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन बल किसी बिंदु पे कार्य कर रहे हैं और उनके बीच में कोण थीटा है, तो बेटा अब जो दोनों बल है ना वो मिलके उस वस्तु पे 5 न्यूटन का बल नहीं लगाएंगे। यही तो बात है सदिशों के अंदर। सदिशों में हम गलतियां ये तो करते हैं कि जोड़ते कैसे हैं, उनके परिमाण को डायरेक्ट जोड़ देते हैं बिना दिशा का ध्यान रखे हुए। तो जब भी हम सदिशों का संयोजन करते हैं तो उनके परिमाण और दिशा समेत जोड़ते हैं, इतना ध्यान रखना है। मैंने लिखा 3 न्यूटन और मैंने कहा ये एक्स दिशा में तो लिखूंगा 3i कैप। मैंने बोला 4 न्यूटन है y दिशा में तो लिखूंगा 4j कैप। अब मुझे बताओ 3 और 4 7 हुआ क्या सर? 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको मैं 7 नहीं बोल सकता। ठीक है, तो यहां पे मैंने बोला कि माना 2 सदिशों को परिमाण व दिशा में त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में, 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में लिया जाए या प्रदर्शित किया जाए तो तीसरी भुजा, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, विपरीत क्रम में उन सदिशों के परिणामी को बताती है, उन सदिशों के परिणामी को प्रदर्शित करेगी, करती है। कैसे? मान लो मैं ऐसे मान लेता हूं कि मेरे पास में कोई 2 सदिश पड़े हैं यहाँ पे, एक सदिश ये रहा और एक सदिश मैंने मान लिया यहाँ कहीं पे है। तो ये है मेरे पास में a वेक्टर और ये है मान लो मेरे पास में b वेक्टर है। तो इनको मैं क्या करूँगा, त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में लेने की कोशिश करूँगा। तो इस सदिश को उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। देखो बच्चों, इसको a मान लेता हूँ मैं, ये a वेक्टर है और ये मान लो मेरे पास में b वेक्टर है। यहाँ पे जब मैं उठा के लेगा हूँ तो एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि आप किसी सदिश को उसके परिमाण और दिशा में बिना परिवर्तन किए ऐसे कैसे उठा के दूसरी जगह ले जाते हो मुक्त आकाश में, यदि हम मुक्त आकाश में किसी सदिश को
उसकी दिशा और परिमाण में बिना परिवर्तन के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वह सदिश अपरिवर्तित रहता है। सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सदिश पहले भी वही था, अभी भी वही रहेगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया सर, आप यहाँ पे क्या करो, दो क्रमागत भुजा लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ए वेक्टर है और जो मेरा बी वेक्टर था इसको ऐसे कैसे उठा के मैं यूँ ले आया, ऐसे के ऐसे बिना दिशा और परिमाण में परिवर्तन किए। ये हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इन दोनों का जो परिणामी है, ये दोनों मिलके उस वस्तु पे परिणामी किधर उत्पन्न करेंगे, रिजल्टेंट किधर देंगे। मैं इन दोनों को बल मान लेता हूं, सर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो बताओ वस्तु किधर जाएगी। सर वो वस्तु है ना इधर जाएगी, ऐसे ऐसे। यही आपका परिणामी है जो तीसरी भुजा है, और वो आ गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दोनों सदिशों को जोड़ दिया मैंने, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है ना, ध्यान रखना इसमें परिमाण नहीं है, दिशाएं भी है। ये 2 न्यूटन था, ये 3 न्यूटन था, तो 2 + 3 नहीं है ये सर, ये 2 दिशा भी है उसके साथ में, ये 3 दिशा भी है। 5 मत बोल देना, ये 5 नहीं है। 5 तो तब होगा जब दोनों एक दिशा में होंगे, तब डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। सर दिशा लेने की जरूरत नहीं है, 2 न्यूटन 3 न्यूटन, अगर एक दिशा में तो सीधा बोलो 5 न्यूटन। आया समझ में? आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा सर। हाँ, त्रिभुजों का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां होती है त्रिभुजों को जोड़ने में। तो सर यहाँ पे आपने ए वेक्टर लिया, यहाँ पे बी वेक्टर लिया, मुझे इन दोनों सदिशों को त्रिभुज के 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में प्रदर्शित करना है। तो मैं ऐसे इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में गया, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, क्रमागत दिशा में हमने इनको ले लिया। एक सेकंड ना बच्चों, कॉल आ रहा है, तो मैं एक बार साइलेंट कर लेता हूँ फोन को। ठीक है यहाँ पे, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो विपरीत दिशा में जो हमारा सदिश है, विपरीत दिशा में जो तीसरी भुजा है, वो इन दोनों सदिशों के संयोजन को या योगफल को प्रदर्शित करेगी। यही है सदिशों के जोड़ने का या सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम। बिल्कुल सिंपल सा है। सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम हमें क्या बताता है कि 2 सदिश अगर किसी वस्तु पे काम कर रहे हैं ना, तो तीसरा सदिश जो आएगा ना, उसकी दिशा किधर आएगी, बस दिशा का ज्ञान देता है अपने को। कितना मान आएगा अभी अपने को कोई नहीं पता, अभी अपने को ये नहीं पता कि सर कितना मान आएगा। मान तो अगर आपको करना है तो सीधा आप तो जोड़ दो बस। जोड़ना कैसे, मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जोड़ना तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, हमेशा परिणाम ऐसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास में एक F1 वेक्टर है जिसका मान है 2i, और मेरे पास में एक F2 वेक्टर है जो उसी बिंदु पे काम कर रहा है जिस बिंदु पे F1 वेक्टर काम कर रहा है। तो F2 वेक्टर इक्वल टू कितना लिख दिया मैंने, 3j। दोनों बल बच्चों देखो, एक तो x दिशा के अंदर से काम कर रहा है, एक y दिशा के अंदर से काम कर रहा है। तो परिणामी बल कितना आएगा, तो हमारे पास में सर F नेट, नेट का मतलब होता है परिणामी, वो आएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सर ये हो गया 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। क्या 5 हुआ क्या? 5 नहीं हुआ। अरे भाई 5 तो हम अदिशों में कर लेते हैं। अदिशों में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं गिनती को। ये सदिश है, सदिशों में दिशाएं भी साथ में होती है, इसलिए हम डायरेक्ट उनको ऐसे नहीं जोड़ेंगे। सर परिमाण देख लिया, इसका परिमाण 2 है, इसका परिमाण 3 है, और डायरेक्ट जोड़ दो, गलती हो जाएगी। दिशा भी साथ में रखनी है। देखो 2 परिमाण है, ये दिशा है, ये परिमाण है, ये दिशा है। परिमाण और दिशा समेत जोड़ा है, तब मेरे पास में 2i प्लस 3j जो आया ना, वो परिणामी सदिश है। इन दोनों का प्रभाव है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है। अब कोई बच्चा बोले सर क्या 5 नहीं आ सकता क्या आंसर? 5 आ सकता था। ये भी 2i होता है, ये 3i होता है, दोनों एक दिशा में होते हैं। तो 2i प्लस 3i कितना होता था, 5i। तब हमारा आता था 5 आंसर। ठीक है, चलो। तो त्रिभुज नियम बिल्कुल सिंपल सा है सर, हमें इतना ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास में कोई सदिश इस तरह से काम कर रहे हो, मैं 2-3 डायग्राम बना के आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक सदिश इधर काम कर रहा है ऐसे, ठीक है, और एक सदिश ऐसे काम कर रहा है। ये मान लो आपका ए वेक्टर है, ये मान लो आपका बी वेक्टर है। अभी समांतर चतुर्भुज का नियम भी समझेंगे, वो भी बहुत ईजी है, वो इससे भी ईजी है। अब यहाँ पे कोई बच्चा बोले कि सर 2 सदिश है ना, किसी बिंदु पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं तो सर परिणामी सदिश किधर आएगा, इन दोनों का परिणामी किधर आएगा? ये दोनों मिलके एक नया ही सदिश देने वाले हैं। तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए या तो ए को है ना आप, इस बी को है ना इसके यहाँ इस सिरे पे ले आओ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ इस सिरे पे ले आए हम,
ये हो गया। सर ये हमारे पास में ए वेक्टर था, सर ये हमारे पास में बी वेक्टर। देखो ए बी, तो परिणामी की दिशा आएगी बच्चों इस दिशा में, जो हमें किसको बताएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बताएगा। ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के नियम से भी सीखेंगे अब उन्हें कि सर जब दो सदिश थीटा कोण पे काम करते हैं, ये मान लो थीटा कोण है, अभी कोण का भी मैं जिक्र करूंगा, मैं कोण को भूल गया था कि दो सदिशों के मध्य कोण कैसे लिया जाता है। ठीक है। तो दो सदिशों के मध्य कोण या तो हेड के बीच लिया जाएगा या टेल के बीच लिया जाएगा। ये हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। हेड हो गया हमारे पास में सिर और टेल हो गया पूंछ। तो या तो कोण आप लोगे किस किस के बीच में बच्चों, हेड या हेड के बीच में, या किसके बीच में लोगे, टेल या टेल के बीच में। यहाँ एंगल, यहाँ कोण नहीं ले सकता मैं, देखो यहाँ कोण नहीं ले सकता, तो अंदर का कोण नहीं लेना है, इसको अपने को बाहर लेके जाना है और कोण इधर वाला लेना है, हेड और हेड बनाना है। तो अभी वो कोण का मैं बता दूंगा एक बार कैसे क्या करना है, बाकी अभी देख लो मैंने तरीका बता दिया है। सर एक सदिश इधर काम कर रहा है, एक सदिश इधर काम कर रहा है, तो परिणामी इधर आएगा, देखो इधर आएगा, ये आ गया। और ये समांतर चतुर्भुज के नियम से अपने को और अच्छे समझ में आएगा। तो दूसरा जो नियम है वो है समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि दो सदिशों के मध्य कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण मतलब हमेशा बच्चों ध्यान रखना कौन सा लेना है, या तो हेड के बीच में कोण लेना है या टेल के बीच में। हेड का मान लो हो गया उसका जो सिरा है, सिर मान लो तीर का निशान है ना, सिर के बीच का कोण लेना है, या पूंछ है। अब ये पूंछ यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने, जहां से वो स्टार्ट हुए हैं उनके मध्य कोण। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सर यहाँ पे मान लो कोई एक सदिश है और एक सदिश है ना, हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, इस तरह से। अब बोला जाएगा इन दोनों के मध्य कोण कितना है, और मैं ऐसे यहाँ पे थीटा लिख दूँ। बेटा ध्यान रखना, अभी ये जो थीटा है वो इनके मध्य कोण नहीं है। इनके मध्य कोण बनाने के लिए हम क्या तरीका लें, सर इस सदिश को थोड़ा आगे बढ़ा लो आप ऐसे। अभी मैंने कहा था किसी सदिश को हवा में या मुक्त आकाश में ऐसा कैसे आगे बढ़ाओ या इधर लेके जाओ या इधर लेके आओ, बिना दिशा और परिमाण में परिवर्तन किए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो सदिश अपरिवर्तित रहता है। तो मैं देखो दिशा भी वही है और परिमाण भी जितना इसका उतना। तो ये मान लो मेरे पास में ए वेक्टर था, ये मान लो बी वेक्टर था, तो ए यहाँ आ गया। तो अब जो कोण देखो हेड, टेल और टेल, इन दोनों सदिशों की पूंछ ये रही। अब जो कोण बना ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा है। ठीक है सर, आपने ये भी यहाँ पे बता दिया। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मान लो मैं ऐसे यहाँ पे ए बना लेता हूँ और दूसरा मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी दूसरा अपने को टेल और टेल का लेना है, तो यहाँ पे हेड और हेड मैं इस बार ऐसे बना लेता हूँ। ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, और आपको यहाँ बीच में कोण दे रखा। इस कोण को आप बिल्कुल ले सकते हो सर, सिर और सिर, हेड और हेड और टेल। सर यहाँ तो हेड और टेल मिल रहा था तो कोण नहीं ले सकते, यहाँ हेड और हेड मिल रहा है, इसलिए इनके मध्य कोण थीटा। या फिर इसको आगे बढ़ाओ, देखो बच्चों, या फिर इसको आगे बढ़ाओ। सबको पता शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होता है, अभी भी थीटा आ रहा है। देखो हेड और हेड के बीच भी कोण थीटा है। और इस सदिश को जैसे सर आपने आगे बढ़ाया, इस सदिश को सर जैसे आपने आगे बढ़ाया तो इसका टेल आ गया, इसको भी आगे बढ़ाया तो इसका भी टेल आ गया। तो दोनों सदिशों के टेल और टेल के मध्य कोण भी कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो अभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर मध्य कोण कितना है, थीटा ही है। तो हमें कोण कौन सा लेना है, या तो हेड के मध्य लेना है, या टेल और टेल के मध्य लेना है, या तो उनके प्रारंभिक बिंदुओं के बीच लेना है, या उनके अंतिम बिंदुओं के बीच लेना है। ठीक है, तीर के निशान के बीच लेना है और उनकी पूंछ और पूंछ के बीच लेना है। और वो भी कौन सा कोण, न्यून कोण। दो कोण बनेंगे यहाँ पे, मतलब देखना है यहाँ पे दो कोण बनेंगे। दो कोण कैसे बन रहे हैं सर, जब आप यहाँ पे कोण बनाते हो, मान लो मैं ऐसे कोण बनाता हूँ, एक सदिश इधर है और एक सदिश इधर है। सर एक कोण ये भी आ रहा है और एक कोण अंदर का भी आ रहा है। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये आपका 80 है और थीटा है, और ये 360 माइनस थीटा है। दो कोण है सर, आपने तो कहा था कि हेड का लेना है या टेल का लेना है। तो सर यहाँ पे टेल के एक तो अंदर की तरफ कोण है और एक बाहर की तरफ कोण है। तो कौन सा कोण ले, जो सबसे छोटा कोण है,
जो सबसे छोटा कोण है। 360 माइनस थीटा एक थीटा, तो हमें थीटा लेना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो सर, हमें सदिशों के मध्य कोण भी समझ में आ गया और हम आराम से दो सदिशों के मध्य कोण निकाल सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो बच्चों, सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरा जो हमारा वो है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? इसमें भी हम क्या करेंगे इस बार, जो दो हमारे सदिश किसी वस्तु पे काम कर रहे हैं वो क्या है, समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं के रूप में काम कर रहे हैं। भाई आसन भुजाएं क्या होती है, मैं पहले लैंग्वेज लिख देता हूं। यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के रूप में, जिसमें वो दो आसन भुजाएं उनमें दिशा भी आ गई और परिमाण भी आ गया, ठीक है, के रूप में लिया जाए तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण है वह उनके परिणामी को बताता है। उनके परिमाण भी आ गया वैसे तो, लेकिन परिणामी को बताएगा, उसमें परिमाण भी आ गया, दिशा भी आ गया, उनके परिणामी को बताता है। सर आपने क्या लिखा, आसन भुजाएं क्या कहते हैं, एक ही बिंदु पर बैठी वाली। देखो समांतर चतुर्भुज मैंने ऐसे बनाया यूं, एक बार देखना बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज बनाया। दो आसन भुजाएं कौन कौन सी है, ये दो आसन भुजाएं हैं, ये दो आसन भुजाएं हैं, ये दो आसन भुजाएं हैं, ये दो आसन भुजाएं। तो मैंने कह दिया कि ये हमारा ए है और ये हमारा यहाँ पे बी है। ये ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया। वेक्टर इसलिए लगाया परिमाण के साथ साथ दिशा भी दे रखी है। तो इस सदिश की दिशा इधर है, इस सदिश की दिशा इधर है और इनके बीच में कोई कोण थीटा है। अभी मैंने कहा थीटा कौन सा लेंगे, हेड के बीच में या टेल के बीच में। इसकी टेल ये रही, इसकी टेल ये रही, पूंछ है, और ये थीटा आ गया। बाहर वाला कोण भी ले सकते हैं, बाहर वाला नहीं लेते अपन, हम कौन सा लेते हैं, छोटा कोण थीटा। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो आपको मिलेगा इनके कटान बिंदु से निकलने वाला इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, जो कि ये रहा विकर्ण। ये है आपका इन दोनों का परिणामी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अब इसको त्रिभुज नियम से देखो, देखिए बात सही है क्या सर, सच में क्या इन दोनों का परिणाम इधर आएगा। देखो सर ये बी है, इस बी को उठा के ऐसे कैसे आप इधर लेके चले गए, देखो ये भी बी वेक्टर है बच्चों, ये भी बी वेक्टर है। इस ए को उठा के ऐसे कैसे ले गए, ये भी क्या है, ये भी ए वेक्टर है। अब भी हमने सीखा है कि किसी सदिश को एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाते हैं, उसकी दिशा और परिमाण में बिना परिवर्तन किए, तो वो सदिश क्या रहता है, अपरिवर्तित। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी बी है। तो अभी हमने देखा था यदि दो सदिशों को त्रिभुज के दो क्रमांकित भुजाओं के रूप में ले जाए, देखो ये ए ये बी, तो इन दोनों का परिणामी ये आ गया। त्रिभुज नियम भी लग रहा है यहाँ पे, और दो दो त्रिभुज नियम लग रहे हैं, एक एक भी नहीं। एक ऊपर वाले में देखो सर बी गया, बी से ए गया, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में किसको बताएगी, उनके परिणामी को बताएगी। समांतर क्रम में देखो ये रही समान क्रम में, सर एक इस क्रम में है, एक इस क्रम में है, इसको बोलते हैं समान क्रम या एकांतर क्रम, ऐसे सेम जाना है। तो तीसरी जो भुजा है त्रिभुज की, एक त्रिभुज ये ले लो, एक त्रिभुज ये ले लो, दोनों में आप नियम लगा के देखो, समांतर चतुर्भुज का नियम तो काम कर ही रहा है, त्रिभुज का नियम भी यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा ना, उसमें रहेगा समांतर चतुर्भुज का जो नियम है ना, इसकी सहायता से हम इस परिणामी का परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण का ना मान कैसे निकालें, ये तो सर केवल दिशाओं को बताने के लिए आप काम में ले रहे हो कि आप समांतर चतुर्भुज के नियम से या त्रिभुज के नियम से हम क्या कर लेते हैं, जो तीसरा सदिश है ना उसकी दिशा कितना आएगी उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन सर मान कितना आएगा,
ये 2 सदिश तो आपको दे रखे हैं, ये 5 न्यूटन का, ये 7 न्यूटन का, तो इसका मान कितना आएगा ये हम कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए हम है ना बड़ी कैलकुलेशन करने वाले हैं और फॉर्मूला याद करने वाले हैं कि जब भी 2 सदिश किसी थीटा कोण पे काम करते हैं और उनका परिमाण दिया गया हो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और इनके मध्य कोण दे दे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो तीसरा जो परिणामी आएगा, ये जो परिणामी आएगा इनके कटान बिंदु से, उसका परिमाण कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम से ही कैलकुलेट करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। ठीक है ना। तो आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बहुभुज का नियम क्या होता है। तो बहुभुज के नियम भी सेम टू सेम वही त्रिभुज के नियम से बना है। बहुभुज में क्या है, मान लो एक वस्तु पे बहुत सारे सदिश काम कर रहे हैं, एक वस्तु पे मान लो बहुत सारे सदिश काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा कि वस्तु है ये रही सर, इस पे एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है सर, एक बल इधर काम कर रहा है और एक बल इधर काम कर रहा है, तो परिणामी बल किधर आएगा? बल भी तो एक सदिश राशि है। तो मान लो हमने ले लिया सर ये F1 वेक्टर है, सर मान लो ये F2 वेक्टर है, सर मान लो ये F3 वेक्टर है, सर मान लो ये F4 वेक्टर है। तो ये सारे बल मिलकर इस वस्तु को किधर लेके जाएंगे उससे कहते हैं परिणामी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अभी F1 को ऐसे रख लिया, F2 को ऐसे उसे उठा के यहाँ ले गया, देखो F2 को बिना दिशा में परिवर्तित किए, ये F2 आ गया। F3 को ऐसे कैसे उठा के यहाँ ले आया और F4 को उठा के आप ऐसे कैसे सर इधर ले आए, ये आ गया F4। देखो सभी भुजाएं क्रमागत आ गई, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर। तो जो ये आपकी लास्ट वाली भुजा है, जो खुली भुजा है, इस बहुभुज की जो खुली वाली भुजा है, ये तो सभी होगी समान क्रम में, इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए। तो ये वाली जो भुजा है आपकी विपरीत क्रम में, ये किसको बताएगी? F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, मतलब परिणामी सदिश को बताएगी, परिणामी बल को। तो इसमें भी बचा त्रिभुज का नियम ही काम है, करके देख लो आप। सर ये F1 है, ये F2 है, तो ये क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, ये F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या हो गया F1 प्लस F2 3। सर ये F1 प्लस F2 प्लस F3 ये F4, तो क्या आ गया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक सदिश काम कर रहे हैं तो उन सदिशों को सबसे पहला काम क्या करो, आप बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में जमा लो। जमा लिया सर, तो जो लास्ट वाली भुजा है जो इस बहुभुज को बंद करने वाली है उसको विपरीत क्रम में लेना है, विपरीत क्रम में। इसका मतलब सर ये सभी जो बल है ना, देखो दिशा की तरफ इधर की तरफ, ये सभी बल मिलके इस वस्तु को इधर लेके जाएंगे, 100% इधर ही लेके जाएंगे। तो ये जो 3 नियम है ना, ये तीनों नियम ये बता रहे हैं कि परिणामी बल की दिशा किधर रहेगी, परिणामी सदिश की दिशा किधर रहेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में सर हमने परिणामी की दिशा पता करने के लिए 3 नियम पढ़ लिए। अब सर जो परिणामी आएगा उसका परिमाण कैसे ज्ञात करें, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। शानदार तरीके से शानदार क्वेश्चंस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।